नमस्कार प्रिय बच्चों। अपने पिछले व्याख्यानों में हमने पढ़ा कि किस तरह 11वीं-12वीं शताब्दी में भारत में महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी आक्रमणकारी के रूप में आए। इन्होंने भारत पर अनेक आक्रमण किए और सफलताएं भी प्राप्त की। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है कि इतनी दूर प्रदेशों से आकर उन्होंने यहाँ सफलता प्राप्त की, जबकि इस समय भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर राजपूत राजवंशों का शासन था, जो अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते हैं। इतिहासकार हबीबुल्लाह ने यह स्वीकार किया है कि व्यक्तिगत युद्ध में एक राजपूत तुर्क को हरा सकता था। एल्फिंस्टन, लेनपूल और स्मिथ के अनुसार तुर्कों की विजय का कारण उनका ठंडे प्रदेशों का निवासी होना और मांसाहारी होना था, किंतु यह विचार स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राजपूतों के सैनिक गुणों का वर्णन उनके शत्रुओं ने भी प्रशंसा भाव से किया है। यह भी सत्य नहीं है कि मांसाहारी शाकाहारियों से अधिक शूरवीर होते हैं। अतः यह जानना आवश्यक हो जाता है कि वह क्या कारण रहे होंगे जिनसे राजपूतों जैसी एक वीर और पराक्रमी जाति तुर्कों के विरुद्ध असफल रही। आज हम इन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे। भारत में तुर्कों की सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण देश में राजनीतिक एकता का अभाव था। देश में कोई भी सर्वोच्च शक्ति मुसलमानों का सामना करने के लिए उपस्थित नहीं थी। भारत उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। देश के विभिन्न भागों में व्यक्तिगत शासकों का राज्य था, जिनमें परस्पर ईर्ष्या और लड़ाई झगड़े होते रहते थे। राजपूत शूरवीर सैनिक अवश्य थे, किंतु इनमें जातीय भावना बहुत अधिक विद्यमान थी और वे छोटे से राज्य के हक के लिए लड़ते रहते थे। इस प्रकार उनकी शक्ति आपस में लड़कर कम होती जाती थी। उन्होंने देश के अखिल भारतीय स्वरूप पर कोई विचार नहीं किया। परिणामतः तुर्क विजयी रहे। राजपूतों का सैनिक संचालन भी दोषपूर्ण था, इसलिए उन्हें तुर्कों के विरुद्ध सफलता हासिल न हो सकी। राजपूतों की सेना का न तो प्रबंधन ठीक था, न ही उनके पास युद्ध की पर्याप्त सामग्री थी। भारतीयों का दोष यह था कि वे जो कुछ उनके पास था उससे ही वे संतुष्ट रहते थे। युद्ध के संचालन के नए तौर तरीकों और रणभूमि की चालों के नए ज्ञान को सीखने के लिए उत्सुक नहीं थे, जिससे वे तुर्कों से पराजित हुए, क्योंकि तुर्क युद्ध कला में उनसे अधिक निपुण थे। भारतीय सेनाएं हाथियों पर अत्यधिक निर्भर रहती थीं। हाथी की अपेक्षा अश्वारोही सेना अधिक तीव्र गति से चलती थी। हाथी भयभीत होकर अपनी ही सेना को कुचल देते थे और सहायक होने की बजाय अधिक हानिकारक सिद्ध होते थे। राजपूतों का मुख्य अस्त्र तलवार थी, जबकि तुर्क धनुष बाण में अधिक प्रवीण थे। राजपूत अपनी तलवारों से अश्वारोही धनुर्धारी तुर्कों का सामना नहीं कर सके। राजपूत युद्ध को एक ऐसा दंगल समझते थे जिसमें वे अपनी वीरता और साहस के कौशल दिखाने का प्रयास करते थे, किंतु उनके शत्रु ऐसा कदापि नहीं करते थे। वे खेलों के नियमों से अपने आप को बांधने को तैयार न थे और युद्ध में प्रत्येक चाल को उचित समझते थे। वे विजय हेतु कोई भी साधन अपनाने के लिए तत्पर रहते थे। उनका विश्वास था, अंत भला सो सब भला। वे अपने शत्रु के पानी के स्रोत तक को दूषित कर देते थे, यहाँ तक कि नहर के बहाव को भी दूसरी ओर मोड़ने से पीछे नहीं रहते थे। वे शत्रुओं के आसपास के खेतों को भी नष्ट कर देते थे, जिससे उन्हें
भूखा रख सकें। वे शत्रुओं के उत्साह और आत्मविश्वासों को तोड़ने के लिए अजीबोगरीब चालों का इस्तेमाल करते थे और बिजली की गति से शत्रु पर टूट पड़ते और तलवार तथा आग से उनका ध्वंस कर देते थे। हबीबुल्लाह का कहना है कि राजपूत सैनिक पद्धति में एक भारी दोष यह था कि वे एक ही युद्ध के परिणाम को भाग्य का निर्णय मानते थे। वे मुठभेड़ और युद्ध में कोई भेद नहीं करते थे। राजपूत योद्धा हार को स्वीकार नहीं करते थे। वे किले की रक्षा करते हुए स्वयं उसके साथ नष्ट हो जाते थे। राजपूत यह नहीं समझे कि युद्ध में पीछे हटना भी एक राजनीतिक रणनीति है और क्षीण होते हुए शत्रु पर आक्रमण करना अधिक उचित रहता है। राजपूतों की पराजय का एक कारण यह भी था कि वे सदैव रक्षा के लिए युद्ध करते थे। वे आक्रमणकारी के रूप में नहीं रहे। निश्चय ही युद्ध में विजय पाने का यह उचित साधन नहीं रहा। कभी कभी रक्षा के लिए युद्ध लड़ना सफलता में सहायक नहीं हो पाता। इसके लिए शत्रु पर पहले आक्रमण की नीति भी अपनानी पड़ती है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मत है कि राजपूत और तुर्कों के मध्य युद्ध दो ऐसी सामाजिक प्रथाओं का संघर्ष था जिसमें एक पुरानी और कमज़ोर थी और दूसरी युवावस्था की शक्ति और स्फूर्ति से ओतप्रोत थी। राजपूत विभिन्न जातियों में विभाजित थे। ये जातियां अभिमान और पक्षपात के विचारों को बढ़ाती थी। समाज में भी असमानता थी जिससे विदेशियों के विरुद्ध युद्ध में सबने मिलकर अपनी शक्ति और साहस नहीं लगाया। भारत की लगभग 3/4 प्रजा यह मानती थी कि युद्ध में लड़ना उनका काम नहीं है, जबकि इस्लाम में भ्रातृत्व का सिद्धांत है और मुसलमानों में समानता होने के कारण उन्हें हिंदुओं पर विजय पाने में आसानी हुई। तुर्क धार्मिक कट्टरता के जोशीले विचारों से भरे हुए इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए आए थे। उनके युद्ध उनके लिए जिहाद थे। उनमें यह दृढ़ विश्वास था कि यदि वे सफल हुए तो गाजी पद पाएंगे और यदि मारे भी गए तो जन्नत की यात्रा करेंगे और शहीद कहलाएंगे। तुर्कों की विजय का एक और कारण उनकी दास प्रथा थी। लेन पूल के शब्दों में, एक अद्भुत योग्यता रखने वाले व्यक्ति का पुत्र भले ही अयोग्य सिद्ध हो, किंतु लोगों में वास्तविक नेता के दास अधिकतर अपने स्वामी के गुणों को अपना लेते हैं। तुर्क लोग असंख्य दास रखते थे। उन्हें योग्यता के अनुसार ऊंचे पद देते थे। दासों ने भी अपने स्वामियों को भारत में साम्राज्य बनाने में सहायता दी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ऐसे ही दासों के उत्तम उदाहरण हैं। तुर्कों की सफलता का एक मुख्य कारण भारतीय राजाओं की भूलें और त्रुटियां भी रहीं। यह सत्य है कि सुबुक्तगीन और मोहम्मद द्वारा जयपाल की पराजय हुई, किंतु उसके लिए यह अधिक उचित था कि वह चिता में कूदने के स्थान पर शत्रु से युद्ध में लड़कर उसे हराने का प्रयास करता। हारने के बाद अपने प्राणों का अंत कर देना कोई वीरता नहीं है। सिंध के राजा दाहिर ने भी ऐसी ही भूल की। उसे एक साधारण सैनिक बनकर युद्ध के लिए नहीं जाना चाहिए था, वरन नेता की भांति उसे युद्ध का नेतृत्व करना चाहिए था। परिणाम यह हुआ कि एक सैनिक की प्रसिद्धि तो प्राप्त कर ली, किंतु शत्रु के प्रहार का केंद्र बनकर उसे युद्ध में हार दिया। इसी प्रकार की भूलों से तुर्कों को भारत में सफलता प्राप्त हुई।